नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का और स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट 4 कंप्लीट करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के जैसे मैंने आपको बताया है कि हम मई से लेके अप्रैल तक कंप्लीट कवरेज करेंगे। जितने भी होलिस्टिक पॉइंट्स हैं सब कवर करेंगे। स्टैटिक, करंट और डायनेमिक हर तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी जिसमें हम चौथे सेट पे आज पहुँच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। आप स्टडी आई क्यू पे हमसे इन विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। इसके पीडीएफ्स आप @कपिल लाइव मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 4। सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 31 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट इज़ अबाउट ईस्ट एशियन समिट। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ईस्ट एशियन समिट। It is a forum of 18 regional leaders for strategic dialogue and cooperation on key political, security and economic challenges facing Indo-Pacific region। नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है ईस्ट एशियन समिट के बारे में। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ EAS एंड इट कैन बी ओनली चेयर्ड बाय आसियान मेंबर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। इस बार भी ये न्यूज़ में था, तो इसलिए हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करिए और इसके आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर है और ये सिर्फ आसियान मेंबर ही चेयर कर सकता है। और ईस्ट एशियन समिट का पर्पस क्या है? एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिल्ड करना, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, ये सारे स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ को डील करना। कौन से एरिया में? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अभी क्या हुआ था? 8th EAS समिट हुई थी, ईस्ट एशियन समिट ऑफ इकोनॉमिक मिनिस्टर्स। इसकी मीटिंग हुई थी। ये इट वाज अटेंडेड बाय द 10 आसियान मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया, USA, चाइना, इन सब लोगों ने इसको अटेंड किया था। ईस्ट एशियन समिट को पहली बार 1991 में प्रमोट किया गया था इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ के इशूज़ को सॉल्व करने के लिए। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया के अलावा आसियान के 10 मेंबर्स तो है ही हैं और बाकी 3 मेंबर्स आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बैठते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आसियान के मेंबर्स कौन से हैं। ये हर बार कन्फ्यूजन रहता है, तो एक बार देख लेते हैं। आसियान के मेंबर्स ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, अलॉन्ग विद 8 अदर कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें बाकी जो अदर कंट्रीज हैं EAS में वो कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड USA। तो आइडिया देखो क्या है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ के सारे मेंबर्स को यहाँ पे रखना, 18 रीजनल मेंबर्स को यहाँ पे रखना, 10 आसियान के और 8 ऊपर से हमने देखे। अब आसियान एक आसियान सेंटर्ड फोरम है, ये हमें पता ही है। आसियान जो है वो ईस्ट एशिया की प्रॉब्लम्स को, पैसिफिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोरम की तरह ये वर्क करता आ रहा है। आसियान को हमने देखा सार्क से बेटर परफॉर्म कर गया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं और कौन कौन से यहाँ पे ऑब्जर्वर्स हैं या फिर अटेंडिंग मेंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द परमानेंट मेंबर्स। चलते हैं क्वेश्चन 32 की तरफ। विद रिगार्ड टू ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको G20 समिट के साइडलाइन पे साइन किया गया था और इंडिया इस डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है। क्योंकि इंडिया G20 का मेंबर है तो ऑटोमेटिक इसका सिग्नेटरी बनेगा। अब आप बोलोगे क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है G20 का तो इसका सिग्नेटरी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया था ओसाका डिक्लेरेशन को। ये बेसिकली जो डिक्लेरेशन है ये फ्री डेटा फ्लो की बात कर रहा है, डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। और इंडिया जो है उसको ऐसा लगता है कि अगर डेटा ट्रांसफर्स में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो इंडिया जैसी जो कंट्री है उसकी सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी बाकी डेवलप कंट्रीज़ के कंपैरिजन। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हटाता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और इंडिया को आपने देखा हमेशा से थ्रेट रहता है कि एक जो साइबर वॉरफेयर में जो चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज साइबर वॉरफेयर लेके आती हैं उसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेड फील करता है। तो इसलिए इंडिया को लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया इस तरह के किसी भी सिग्नेटरी का पार्ट, इस तरह के किसी भी मॉडल का पार्ट बनने का। तो इसलिए इंडिया ने कहा हम इसको साइन नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें आप देख लो। दूसरी बात है इंडिया का देखो ई-कॉमर्स को लेके भी WTO में एक हमेशा से इशू रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। ई-कॉमर्स में आपने देखा सारी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं उनकी कंपनीज़ हैं ई-कॉमर्स की और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिजनेस करती हैं। सारा बेनिफिट डेवलप्ड कंट्रीज़ ले जाती हैं या ये कंपनीज़ ले जाती हैं क्योंकि इनके हेडक्वार्टर्स USA और चाइना जैसी कंट्रीज़ में स्टैब्लिश्ड हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग उस मॉडल पे
नहीं हो पाता और इंडिया की मार्केट का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है ई कॉमर्स कंपनीज को, जिसको ये एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा इंडिया का कि हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस तरह के डिक्लेरेशन के लिए। इसको ओसाका ट्रैक के नाम से भी आप देखेंगे कि ओसाका ट्रैक भी यहीं पे लॉन्च हुआ था, जहां पे डेटा फ्लो को और ज़्यादा स्मूदन करने की बात की गई थी और कहा गया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए, डेटा फ्लो स्मूदन किया जाए और कंट्री टू कंट्री डेटा ट्रांसफ़र ईजिली हो पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शन कमेटी। बहुत न्यूज़ में रहती है 1267 सैंक्शन कमेटी, आए दिन आप इसको न्यूज़पेपर्स में देखेंगे। आइडिया यह है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये किससे ताल्लुक़ रखती है, क्या इसका पर्पस है। तो ये यूएनएससी ने 1999 में अडॉप्ट किया था। इट इज़ वन ऑफ द यूएन सब्सिडरी बॉडीज वर्किंग ऑन एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू अल-कायदा, तालिबान, इस्लामिक स्टेट ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। It designates only organizations or groups and not individuals as terrorist organizations or terrorist associations। देखो यहीं पे यूपीएससी क्वेश्चंस में कैच आ जाता है। एक यहाँ पे लिखा ओनली, थोड़ा सा लगता है ना ओनली नहीं होना चाहिए। फिर नॉट इंडिविजुअल्स, ये भी हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। अगर आप 1267 सैंक्शन कमेटी की बात करोगे तो फर्स्ट ठीक है, सेकेंड ठीक है, थर्ड में इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं, तभी तो हमने ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को भी इसमें सैंक्शंस में रखा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 1267 क्यों न्यूज़ में था, अभी पाकिस्तान ने कहा कि 4 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको आप सैंक्शंस लगाइए, वहाँ पे उनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए। तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए 1267 सैंक्शन कमेटी जो है वो न्यूज़ में आई। तो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजेक्ट किए हैं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को कि 4 इंडियंस को आप टेररिस्ट डेजिग्नेट करिए 1267 कमिटी फॉर काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस। याद रखने वाली बात है। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान प्रूव्स नहीं दे पाया, पाकिस्तान के पास किसी भी तरह का डेटा नहीं था इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो 4 लोग डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पहले सैंक्शन कमेटी ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को सैंक्शंस में ला चुकी है। तो आइडिया यह है कि इसमें इंडिविजुअल पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और 1999 से ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चलता आ रहा है। इसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो यूएनएससी पे हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 10+5 मेंबर्स मिलके यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन 34 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। ये फिर से न्यूज़ में था। इट अलाउज बिजनेस टू सीक एनफोर्समेंट ऑफ मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। देखो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कंट्री टू कंट्री ट्रेड बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्राइसिस भी बढ़ रही है। अब उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन बॉडी होनी चाहिए। मीडिएशन मतलब दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने की ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। ये पहली यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है जो सिंगापुर के नाम के बाद रखी गई है और इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। देखो सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन पे तीनों ही पॉइंट्स आप देखेंगे करेक्ट हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट और मीडिएशन जो है वो फोर्स में आया। इसको आप सिंगापुर कन्वेंशन भी कहते हैं। तो याद रखना कि सिंगापुर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वो मीडिएशन से रिलेटेड है। यानी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है, कंट्री से यहाँ पे मतलब है कि दो कंपनीज, कोई सिंगापुर की कंपनी है वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, अब उसका इंडियन गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कौन से लॉज में जाएगी, वो इंडियन कोर्ट्स में जाएगी, वो सिंगापुर कोर्ट्स में जाएगी। तो आप देखेंगे इस तरह के क्राइसिस रोज़ आते रहते हैं। तो इसी के लिए एक मीडिएशन सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक मीडिएशन सेटलमेंट सेटअप बनाना ज़रूरी है जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी। देखो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने से क्या बेनिफिट होता है, एफडीआईज प्रॉपरली आने लग जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होने लग जाती हैं। जैसे कि हमने देखा क्रेन इंडिया के बाद या वोडाफोन वाले केस के बाद कुछ कॉर्पोरेट्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ऐसे में अगर एक मीडिएशन प्रोसेस रहेगा तो कॉर्पोरेट्स को भी डर नहीं रहेगा कि यार हम उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हमारे पास तो कोई रिजोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए ऐसे कन्वेंशंस आते हैं। इस कन्वेंशन के 53 सिग्नेटरीज हैं, चाइना यूएसए ने भी इसको साइन किया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, न्यूज़ में काफ़ी समय से रही है।
चलते हैं क्वेश्चन 35 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ए वेब न्यूज़ में था। लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जितनी भी इलेक्शन बॉडीज़ हैं, जैसे आपकी ईसीआई है और पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन है, तो ये सब का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। इंडिया इज येट टू ज्वाइन द एसोसिएशन एज प्रिंसिपल्स आर नॉट सुटेबल फॉर इंडियाज इलेक्शन सिस्टम। इंडिया ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया। इंडिया कहता है कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें सूट नहीं करते, जिस तरह के लोग प्रिंसिपल्स रखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे वर्क नहीं करती। ये हेडक्वार्टर्ड है सियोल, साउथ कोरिया में। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, इंडिया ने इसे ज्वाइन किया हुआ है, इंडिया इस बार इसका चेयरमैन भी रहा है, तो इसलिए सेकंड गलत है। और अगर आप सेकंड को रॉन्ग करते हैं तो सी जो है आपको निकल जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि सियोल साउथ कोरिया में ही इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। और आपने देखा कि 2017 में ईसीआई इसका चेयरमैन भी रह चुका है, वाइस चेयरमैन भी रह चुका है, तो इसलिए इंडिया इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो रिसेंटली ईसीआई कंप्लीटेड 1 year chairmanship of AWEB and organized international webinar on issues and challenges and protocols for conducting elections during COVID-19। ठीक है, तो AWEB क्या है कि एक विभिन्न कंट्रियों का एक फोरम है जहाँ पे अलग अलग इलेक्शन कमीशंस आके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं कि कैसे डेमोक्रेसी को अलाइव रखना है, कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्शन प्रोसेस को चलाना है। एक कंट्री दूसरी कंट्री से सीख सकती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फोरम पे की जा सकती हैं। चलते हैं क्वेश्चन 36 की तरफ। रिसेंटली अटलांटिक हरिकेन नाना हैज़ मेड अ लैंडफॉल ऑन द कोस्ट ऑफ बिलीज। बिलीज एक कंट्री है। बिलीज इज़ अ कंट्री विच हैज़ बॉर्डर विद, आपको पता होना चाहिए बिलीज कहाँ पे है। अगर आप हरिकेन्स के बारे में जानते हैं तब भी आप बिलीज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज कीजिए। मैप याद करिए सेंट्रल अमेरिका का, कि देखो ऑप्शंस में तो पता चल रहा है सेंट्रल अमेरिका ही है। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, यूएसए, सेंट्रल अमेरिका ही है। जल्दी से मैप याद करो और बताओ कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है। बिलीज अगर आप देखोगे एक छोटा सा नेशन है जो जिसके ईस्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कैरिबियन सी आपको दिखेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि मैक्सिको और ग्वाटेमाला ये 2 बॉर्डरिंग नेशंस है। सेंट्रल अमेरिका की जो स्ट्रिप है जो नॉर्थ अमेरिका और सदर्न अमेरिका को कनेक्ट करती है, उसी में बीचों बीच में बिलीज है। तो यहाँ पे मैक्सिको और ग्वाटेमाला जो है वो बिलीज के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हरिकेन नाना आया था यहाँ पे, कहाँ पे? कोस्ट ऑफ बिलीज में। ये हरिकेन आपको बहुत ज़्यादा कहाँ दिखते हैं? ये हरिकेन आपको कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में दिखते हैं। ये एक तरह के स्टॉर्म्स होते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी जिन्हें कहा जाता है, और ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वाटर्स में आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैरिबियन सी है, अगर आप याद कर पा रहे हैं कैरिबियन सी, फिर उसके इधर अटलांटिक ओशन इस साइड पे, और यहाँ पे ये है बिलीज, इधर ग्वाटेमाला, इधर मैक्सिको। होंडुरास से इसका बॉर्डर नहीं लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, इसे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to US-India Strategic Partnership Forum, USISPF. It is a non-profit organization established in 2017. Not for profit है, 2017 में establish की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस से इंडिया बायलेटरल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना। इस बार की थीम थी यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो। USISPF न्यूज़ में था लास्ट ईयर ही। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान रखना इनकरेक्ट। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑब्जेक्टिव जैसा बता रहा है यूएस इंडिया के बायलेटरल और स्ट्रैटेजिक रिलेशन को ही बेटर करना होगा, क्योंकि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है। और 2020 की समिट थी कि कैसे नए चैलेंजेस जो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आ रहे हैं, जहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म भी बढ़ता जा रहा है, कोविड क्राइसिस भी आ चुकी है, ऐसे में ये 2 कंट्रीज़ कैसे अपने रिलेशंस को अच्छा रखें और कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ। तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ कीनोट एड्रेस एट 3rd एनुअल लीडरशिप समिट ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक फोरम। ये 2017 का एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, बायलेटरल टाइज के बीच में है। एम क्या है? इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज को बेटर करना। दोनों कंट्रीज़ जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो और इनोवेशन हो।
आइडिया यही है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को दोनों कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए क्रिएट करना और दोनों कंट्रीज़ के ट्रेड को भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथन करना। थीम इसकी थी यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, होपफुली अब आपको याद हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 38 की तरफ। एससीओ बहुत न्यूज़ में रहता है, पता होना चाहिए हमें एससीओ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है, नॉट ट्रू है। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो, ट्रू नॉट ट्रू करेक्ट इनकरेक्ट में कई बार हम गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बार ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो और जहाँ भी ऐसे स्टेटमेंट्स हो ना उसको मार्क कर लो कि नॉट ट्रू पे ही मुझे फोकस करना है। तो इट इज़ अ मेजर यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। बात बिल्कुल सही है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करती है। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल बात सही है। एससीओ एक परमानेंट भी है, इंटर गवर्नमेंटल भी और इंटरनेशनल भी है, तीनों बातें सही हैं। इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन, ये भी बातें एकदम सही हैं। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये। इसका जो सेक्रेटेरिएट है शंघाई में है। देखो नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ऐसा नहीं है कि सेक्रेटेरिएट इसका शंघाई में ही होगा, इसका सेक्रेटेरिएट आपको बीजिंग में मिलेगा। हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग 2001 से चलती आ रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। वहाँ की कंट्रीज़ को साथ बिठा के इस प्रॉब्लम को देखा जाता है। अगर आप मेंबर्स की बात करें तो परमानेंट मेंबर जो हैं वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है और इंडिया, ठीक है। तो इंडिया भी इसका मेंबर रिसेंटली बना था, पहले पाकिस्तान इंडिया दोनों को मेंबर्स लास्ट बनाया गया। फिर उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट्स में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। इसके 2 परमानेंट बॉडीज़ भी हैं, एससीओ सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है रैट्स जो कि ताशकेंट में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको एक बार सेंट्रल एशिया के मैप से भी अवगत होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उसमें हम सेंट्रल एशिया के मैप को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये भी लास्ट ईयर न्यूज़ में था। ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। इट इज़ रनिंग अंडर मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। अगर आपको मैप याद हो यूरोप का तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्या है? एक पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये दोनों पाइपलाइन है जो रशिया से गैस को एक्सपोर्ट करती है। कहाँ पे? यूरोपियन नेशंस में। अब जर्मनी जो है वो मेडिटेरेनियन सी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मैप सही से याद हो तो जर्मनी का जो बॉर्डरिंग सी है वो है बाल्टिक सी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जर्मनी बाल्टिक सी के बॉर्डर पे आपको दिखेगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी तो बहुत दूर है वहाँ से, तो फ्रांस, स्पेन, इटली ये सब आपको मेडिटेरेनियन सी पे दिखेंगे, लेकिन जर्मनी आपको बाल्टिक सी पे दिखेगा। तो इसी हिसाब से ये सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा, अब ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 न्यूज़ में क्यों होता है ये एक बार देख लेते हैं। आपको याद होगा कि रशिया ने एलेक्सी नेवल्नी को जो रिसेंटली टेंशन आई थी पॉइजनिंग ऑफ एलेक्सी नेवल्नी, उसकी वजह से रशिया जर्मनी रिलेशन थोड़े से इम्पैक्ट हुए। इनफैक्ट रशिया यूरोपियन रिलेशन ही इम्पैक्ट हुए ओवरऑल। अब जर्मनी ने करंटली ये कहा कि देखो हम आपकी जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है उसको रोक देंगे, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। तो यही एक रीज़न है कि ये न्यूज़ में था। तो एक बार देख लेते हैं कि जर्मनी के पास यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी थी। यहाँ पे जर्मनी ने कुछ सैंक्शंस लगाने की बात की कि अगर रशिया ये बात हमें नहीं बता पाता कि उसने एलेक्सी नेवल्नी पे क्यों इस तरह का अटैक किया तो हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। अब सैंक्शंस में क्या डिस्कस हुआ? नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में डिस्कशन हुआ। ये क्या है? क्रिटिकल एनर्जी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है रशियन गवर्नमेंट का। तो रशियन गवर्नमेंट बहुत ईजिली यहाँ से गैस जितनी भी एक्सकेवेशन करती है वो यूरोपियन नेशंस में भेज पाती है बाल्टिक सी के थ्रू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जर्मनी ये पाइपलाइन आती है बाल्टिक सी के थ्रू आती है, तो अब हमने देख लिया। और इट इज़ बेसिकली अलॉन्ग विद द नॉर्थ स्ट्रीम ओनली। तो दो हैं, दो पाइपलाइंस बन रही हैं, एक ऑलरेडी फंक्शनल है, दूसरी साथ में उसके फंक्शनल हो रही है। अब बाल्टिक सी भी न्यूज़ में आ जाता है, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाल्टिक सी के चारों तरफ कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाल्टिक सी के चारों तरफ आपको फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सारी कंट्रीज़ आपको दिखेंगी। देन आपको स्वीडन जैसी कंट्रीज़ दिखेंगी। तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड एंड स्वीडन,
ये 9 कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक सी के चारों तरफ हैं, ठीक है, तो जिनके बॉर्डर्स बाल्टिक सी से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 40। एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ACSA जो है वो साइन किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और याद करो, हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ साइन किया है, अभी रिसेंटली किसके साथ किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसेंटली देखो हमने जापान के साथ साइन किया हुआ है। अब इंडिया और जापान ने ACSA को साइन किया है। ACSA क्या है, एक लॉजिस्टिक अग्रीमेंट है जो दोनों तरफ की आर्म फोर्सेस को अलाउ करेगा कि वो कोऑर्डिनेशन कर सके दोनों के साथ आपस में अच्छे से, और जितनी भी सर्विसेज हैं, सप्लाईज हैं, एक दूसरे को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सके। इस अग्रीमेंट को एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट भी कहा जाता है। इंडिया ने इस तरह के अग्रीमेंट USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ साइन किए हुए हैं। ये अग्रीमेंट इंडिया और जापान की मैरीटाइम पार्टनरशिप को भी बढ़ाएगा, और इंडिया जापान जो है नेवल एक्सरसाइजेस को अपग्रेड कर सकते हैं ज़्यादा मैरीटाइम फैसिलिटीज शेयर करके। ये इंपॉर्टेंट बात है, म्यूचुअल बेनिफिट। देखो आइडिया यही है, चाइना को काउंटर करना है साउथ चाइना सी में, चाइना को काउंटर करना है ईस्ट चाइना सी में, तो ऐसी जो पार्टनरशिप्स हैं इंडिया और जापान की बहुत हेल्पफुल होती हैं। आइडिया क्या है, कोऑपरेशन बढ़ेगा, सप्लाईज जो है वो रेसिप्रोकल होंगे ना, दोनों कंट्रीज़ को अगर ज़रूरत है म्यूचुअली तो वो एक दूसरे की सप्लाईज को पूरा करेंगी। और ऐसे बायलेटरल एग्रीमेंट्स यूजुअली यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं, देन उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई इंटरनेशनल रिलीफ है या कुछ भी म्यूचुअल अग्रीड एक्टिविटी है, ठीक है। कल को अगर इंडिया कहता है कि देखो हमें चाइना को काउंटर करना है, बैलेंस करना है चाइना को, तो फिर हमें जापान के साथ ऐसा ACSA मैनेज करना पड़ेगा, और इसी के चलते हमने इसको साइन भी किया होगा। तो बहुत सारे रीजन है, उसका एक रीज़न आपको चाइना ही प्रोमिनेंट मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। PDFs आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।